अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट 2, जिसमें हम पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर लोब को और उसके हार्मोन को स्टडी करेंगे। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। इसकी दो लोब्स होती हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। जो पोस्टीरियर लोब है इसे न्यूरो हाइपोफाइसिस कहा जाता है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एक इन्फंडिबुलम, एक स्टाक के ज़रिए हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है और इसका साइज़ जो है हम पहले भी बता चुके हैं, ये मटर के दाने के जितना होता है और 0.5 ग्राम इसका वेट है। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जो है ये कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करती, बल्कि हाइपोथैलेमस में मौजूद न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स इसके दो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जो प्रोड्यूस होने के बाद एक्सॉन की एंडिंग पे आकर स्टोर हो जाते हैं और जब इन्हें स्टिमुलस मिलता है तो ये रिलीज़ हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जो स्टडी करेंगे इसके हार्मोन को वो है एंटी डायuretic हार्मोन। एंटी डायuretic हार्मोन जो है ये पोस्टीरियर लोब से रिलीज़ होता है, ब्लड के ज़रिए किडनी तक पहुंचता है और यहाँ पर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। इसे वेजोप्रेसन भी कहा जाता है। अब यहाँ पर दो टर्म्स हैं, इनको समझ लें। एक टर्म है डायuretic। डायuretic का मतलब होता है कि कोई ऐसा फैक्टर जो पेशाब प्रोड्यूस करे, यूरिन प्रोड्यूस करे। तो डायuretic स्टिमुलेट करता है यूरिन की एक्सक्रीशन को जिस्म से, जबकि एंटी डायuretic इसके अपोजिट हो जाएगा। एंटी डायuretic जो है ये डिक्रीज़ करेगा यूरिन की एक्सक्रीशन को। अब ये दो कंडीशंस कब पैदा होती हैं? तो फ़र्ज़ करें गर्मियां हैं और आपको पता है गर्मियों में पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। हम जितना भी पानी पीते हैं वो पसीना बन के निकल रहा होता है, स्वेटिंग हो रही होती है। जिस्म में हमेशा पानी की कमी हो जाती है। जब पानी की कमी हो जाती है तो उसके नतीजे में हमारा ब्लड जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है और उसमें पानी की मिकदार कम हो जाती है। जैसे ही पानी की मिकदार कम होती है, वो जो गाढ़ा ब्लड है, कॉन्सेंट्रेटेड ब्लड है, जब हाइपोथैलेमस में आता है तो हाइपोथैलेमस में मौजूद न्यूरॉन उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। डिटेक्ट करने के बाद हाइपोथैलेमस जो है वो अपने जिस्म में मौजूद न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को स्टिमुलेट करता है कि तुम पैदा करो ADH। ADH क्योंकि यहाँ पर ही बन रहा होता है तो वो न्यूरॉन के एक्सॉन के आखिरी सिरों पर पहुंचकर पोस्टीरियर लोब में आ जाता है। वहाँ पर फिर ब्लड सप्लाई होती है और वहाँ से ब्लड सप्लाई के ज़रिए ये हार्मोन जाकर इंसान के किडनीज़ के ऊपर असरअंदाज होता है। किडनीज़ के अंदर आपको पता है नेफ्रॉन्स हैं, नेफ्रॉन्स की कलेक्टिंग डक्ट्स हैं। इसके अलावा असेंडिंग लूप है, डिसेंडिंग लूप है। वहाँ पर जाकर ये एक्ट करता है और वहाँ पर जाकर ऑर्डर करता है कि जितना भी यूरिन जा रहा है सारा वापस रोक लो, यानी उसको एंटी डायuretic कहा जाएगा, यानी पेशाब की एक्सक्रीशन को रोक देना, एंटी डायuretic करना। तो वहाँ पर जितना भी पानी यूरिन बनने के लिए जा रहा था वो सारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा ताकि वह पानी की कमी जो है उसको पूरा किया जा सके और जिसमें मज़ीद पानी का लॉस ना हो। उसके साथ साथ फिर हमें प्यास लगेगी, हम पानी पिएंगे और कोशिश करेंगे कि जो पानी की कमी है उसको पूरा किया जा सके। अब यहाँ पर अपोजिट कंडीशन क्या होगी? अपोजिट कंडीशन विंटर में होगी। विंटर में आपको पता है हमें पसीना नहीं आ रहा होता, गर्मियाँ नहीं होती और जितना भी पानी हम पिएंगे वो हमारी बॉडी के लिए अनफ होता है। तो जब आप थोड़ा सा भी पानी पीते हैं तो आपका ब्लड जो है वो डाइल्यूट हो जाता है, पतला हो जाता है, उसमें पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। तो जैसे ही वो पतला ब्लड जो है वो हाइपोथैलेमस में जाता है तो हाइपोथैलेमस जो है वो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को कहता है कि ADH की प्रोडक्शन बंद कर दो। जब ADH की प्रोडक्शन बंद हो जाती है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो इफ़ेक्ट है वो किडनी के ऊपर ख़त्म हो जाता है। लिहाजा डायuretic कंडीशन आ जाती है जिससे स्टिमुलेट हो जाता है यूरिन की एक्सक्रीशन को और हमें बहुत जल्दी यूरिन और ज़्यादा मिकदार में आ जाता है, क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा ब्लड के अंदर वो यूरिन के ज़रिए निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये फीडबैक मैकेनिज़्म के ज़रिए, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के ज़रिए ADH या वेजोप्रेसन हार्मोन हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक कंडीशन को रेगुलेट करता है। ना पानी को बहुत ज़्यादा होने देता है, ना पानी की कमी होने देता है, क्योंकि अगर पानी की ज़्यादती हो जाएगी तो एडिमा हो सकता है,
پانی کی کمی کے نتیجے میں ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہارمون ہے جو کہ یہاں پر ایکٹ کرتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم دوسرے ہارمون کی بات کریں جو کہ آکسیٹوسن ہے، یہ بھی ہائپوتھیلمس میں ریلیز ہوتا ہے اور یہاں پر آ کر افیکٹ کرتا ہے اور یہاں سے بلڈ میں شامل ہو جاتا ہے. آکسیٹوسن ہارمون جو ہے نمبر 1 پہ یوٹرس کی دیواروں پر جا کر اثر انداز ہوتا ہے. یوٹرس کی دیواروں کو کنٹریکٹ کرواتا ہے ڈیورنگ چائلڈ برتھ. جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، پارچوریشن ہوتی ہے، اس وقت یہ یوٹرس کی دیواروں کو کنٹریکٹ کروا کے چائلڈ برتھ میں بڑا اہم رول ادا کرتا ہے. جب بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو اس وقت پھر یہ بریسٹ کے اندر جا کر میمری گلینڈز کے اندر سے ملک کو ایجیکٹ کرتا ہے تاکہ بیبی کو نورش کیا جا سکے. تو یہ بھی ہارمون، یہ دونوں ہارمون جو ہیں آکسیٹوسن اور ڈی ایچ جو ہیں، یہ پوسٹیریئر پیچوٹری میں پروڈیوس نہیں ہوتے لیکن وہاں سے ریلیز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ کہتے ہیں کہ جو پیچوٹری گلینڈ کی ایک اور لوب ہوتی ہے جسے میڈین لوب بھی کہتے ہیں، وہ ایک ہارمون پیدا کرتی ہے، اس کا نام ہے MSH، میلانوفور سٹیمولیٹنگ ہارمون. یہ ہارمون جو ہے یہ انسان کی سکن کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اور سکن کو ڈارک کرتا ہے. تو اس سے انسان کی جو سکن ہے وہ ڈارک کلر کی ہو جاتی ہے، اور لیکن اس کے لیے روشنی جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. تیز روشنی میں ہماری سکن ڈارک ہو جاتی ہے اور کم روشنی میں ہماری سکن کا کلر جو ہے وہ لائٹ ہو جاتا ہے. اس کا جو سٹیمولیشن ہے وہ لائٹ ہوتی ہے اور وہ بھی پیچوٹری گلینڈ کی مدد سے پروڈیوس ہوتا ہے. تو اس طریقے سے آج ہم نے پیچوٹری گلینڈ کے کچھ ہارمون جو ہیں وہ اسٹڈی کیے ہیں. آئی ہوپ کلیئر ہو گئے ہوں گے. سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر.